हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। आज मेरा जो है यह नया सेशन करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट सबके साथ करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो कि चाह रहे हैं कि मैं कुछ दूसरे बुक से करूँ, है ना। जैसे कि एक व्यूअर ने कहा है कि 7th क्लास के स्टार्टअप साइंस बुक से करिए, तो कोई कह रहे हैं SST के फुटप्रिंट्स से करिए, फुटप्रिंट्स बुक से। तो मेरे पास उन बुक्स की PDF नहीं है। तो आप लोग जिस बुक से आप चाहते हैं कि मैं उसका करूं, तो आप उस बुक का PDF मुझे ईमेल कर दें। मेरा ईमेल ID आपको मिल जाएगा चैनल में। तो उस बुक का आप PDF मुझे अगर सेंड कर देंगे तो मैं टाइम निकाल के उसके लिए उससे बना लूँगी, उसका वीडियोस बना दूँगी, है ना। जैसे भी उसको मैनेज करके मैं उसका वीडियोस बना दूँगी। पर 5 और 6 क्लास ये सबका स्टार्टअप साइंस का बुक्स मेरे पास नहीं है, इसीलिए प्रेजेंटली हम वो नहीं बना पा रहे। ओके, टुडे we will be dealing with the 18th chapter of SST book of Standard 5. It is the Standard 5 SST book. Name of the book is Social Studies Success, and it is the 18th chapter. The name of the chapter is Beginning of the Freedom Struggle. The struggle for freedom continued from 1857 to 1947. The revolt of 1857 kindled an urge in the Indians to become free. The people had understood the nature of the British rule in India, which was based on the exploitation of Indian resources for the British industries. The Indians realized their shortcomings. They understood the need to remove the social evils prevailing in the society at that time. Newly acquired modern knowledge made them realize the importance of education for women, eradication of superstitions and orthodox customs from the society. देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल जो शुरुआत हुआ था कब, 1857 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे सिपाहीज रिवोल्ट किए थे, है ना। सिपाही लोगों ने रिवोल्ट किया था, तो 1857 से स्टार्ट हुआ और कब जाके ख़त्म हुआ, 1947 में जाकर ख़त्म हुआ। जो 1857 का जो पहला रिवोल्ट हुआ था, पहला विद्रोह हुआ था, तो वो जो है इंडियंस के भीतर एक चिंगारी उसने जला दी कि हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है, हमें अब फ्री होना है। लोग समझ गए थे कि ब्रिटिश राज्य की असली हकीकत को लोग समझ गए थे कि किस तरह वो इंडिया को एक्सप्लॉयट कर रहा है, इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके वह गुड्स बना रहा है, फिर उसी को वापस इंडिया को हायर प्राइस में सेल कर रहा है। ठीक है, वो समझ गए थे कि ब्रिटिश लोग जो है वो इंडिया को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंडिया के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, वीवर्स को, सब लोग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फार्मर्स को। ठीक है, वो लोग ये समझ गए थे कि हमारे सोसाइटी में अभी जो सोशल एविल्स है, हाँ, जो सामाजिक प्रॉब्लम थे हमारे सोसाइटी में, जैसे सती प्रथा जो थी, ये सब जो छोटे छोटे सोशल एविल्स थे हमारे सोसाइटी में उस वक्त, वो लोग समझ गए थे कि अगर हम लोग इन सब को नहीं हटाएंगे, जब तक हम लोग ब्रिटिश को यहाँ से नहीं भगा पाएंगे, क्योंकि वो लोग जानते थे ब्रिटिश इन सारे सोशल एविल्स का फ़ायदा लेके हम इंडियंस को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, फिर वो नया नॉलेज इंडियंस को मिलने लगा, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और आर्टिकल्स और मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर सब तरफ फैलने लगे इंडिया में, तो लोगों को नया नॉलेज भी मिला। उनको वो लोग ये भी समझे कि वुमेन लोग के लिए एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है, वुमेन को भी एजुकेटेड करना चाहिए, और जितने भी सुपरस्टिशंस है सोसाइटी में, जो भी अंधविश्वास है, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स है सोसाइटी में, ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स क्या होता है कि जैसे कि अगर आप जो है जो बहुत रूढ़िवादी परंपरा होती है, जैसे कि हाँ बिल्कुल आज जो है बिना नहाए जो है किचन में नहीं घुसना है, ये तो खैर नॉर्मल बात है। और भी होती है कि जो है घर के बाहर नहीं आना है, औरतों को पढ़ने नहीं देना, ऐसे जो परंपरा चली आ रही थी, उन सबको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। जो ऑर्थोडॉक्स, जो कट्टरपंथी परंपराएं थी, जो लोग अपने रिलीजन से जोड़ के चला ही रहे थे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, पर्दा सिस्टम और क्या क्या, तो उन सबको तोड़ना ज़रूरी था, लोग समझ चुके थे। सोशल रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान were some well-known reformers who tried to eradicate social evils like sati, child marriage, polygamy, parda and caste systems. People were inspired by the modern ideas and education introduced by the British. They realized that the British were out to destroy their economy and culture. This led to the formation of associations, institutions, schools, etc. by the Indians. They tried to draw the attention of the British rulers to their problems.
उस समय के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर मतलब जो है सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं, सोसाइटी में अच्छा चेंजेस लाते हैं। हाँ, ऐसे कई फिलोसफर लोग उस वक्त थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद विद्यासागर थे और सैयद अहमद खान थे। हाँ, ये लोग जो है जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, हाँ कुरीतियाँ थी, यानी जो सोशल एविल्स था समाज में, उसको हटाने की ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, इरेडिकेट करने का उसका कोशिश कर रहे थे। जैसे कि क्या था, सती सिस्टम जो था उसको, सती आप सब जानते हैं ना कि पति की मृत्यु होने पे उसकी पत्नी को पति की ही चिता पे बैठा दिया जाता था, जीवित पत्नी को, ताकि वह भी मर जाए। यह सती सिस्टम था। इसी तरह चाइल्ड मैरिज का सिस्टम था, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं 5-6 साल या 3-4 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, जिससे उनका आगे का जीवन पूरा बिगड़ जाता था। तो चाइल्ड मैरिज को लोग हटाने की कोशिश कर रहे थे। पॉलीगैमी सिस्टम था, मतलब कि जो है एक पति की कई सारी पत्नियां होती थी, इस सिस्टम को भी हटाने की कोशिश कर रहे थे। पर्दा सिस्टम जो था कि बिना घूंघट के स्त्रियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर पब्लिक में नहीं लाया जाता था, ये सिस्टम। और जो कास्ट सिस्टम था, जातिवादी सिस्टम था कि ऊंची जात वाले लोग नीची जात वालों के साथ बैठेंगे भी नहीं, उनका जूठा छुएंगे भी नहीं। तो ये सब अनटचेबिलिटी जो था, ये सारे सिस्टम्स जो थे वो सोशल एविल्स थे और इनको हटाने के लिए ये फिलोसफर लोग काम कर रहे थे। उस समय जो है मॉडर्न आइडियाज़ फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आ रहे थे और लोग उनसे बहुत ही इंस्पायर्ड थे, प्रेरणा ले रहे थे। और चूँकि ब्रिटिश ने यहाँ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ब्रिटिश ने स्कूल्स वगैरह भी खोले थे इंडिया में, तो लोग एजुकेशन पाके उनका माइंड जागृत हो रहा था, वो मॉडर्न आइडियाज़ से प्रेरणा ले रहे थे। वो लोग ये समझ गए थे कि जो ब्रिटिश हैं, जो हम पे राज्य कर रहे हैं, वो हम लोग के कल्चर को और हमारे जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, मतलब कि जो हमारा व्यापार है, हमारे देश का व्यापारी लोग जो हैं और जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन्स हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्किल्ड हैं, उन सबको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की ब्रिटिश कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कई तरह के एसोसिएशन बने, ऑर्गेनाइजेशंस बने, इंस्टीट्यूशंस बने, स्कूल्स बने, इंडियंस लोगों ने मिल के बनाए ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ रह सके और अपने कल्चर को बचा सके। इस तरह जो है वो लोग ब्रिटिश रूलर्स, देखिए पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार कर रही थी, फिर बाद में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही टेक कर लिया था और अब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ रहा था। तो वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूलर्स थे, राजा थे, उनको वो दिखाना चाहते थे कि देखिए आपके थ्रू हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। Birth of the Indian National Congress. The Indian National Congress was founded by A.O. Hume, a retired ICS officer in 1885. Its first president was W.C. Banerjee. The aim of this organization was to draw the attention of the British towards the difficulties and demands of the people. Its first session was held in Bombay, now Mumbai. Thereafter, every year, the Congress held its session in different parts of the country. Some of the prominent leaders of the Congress were Dadabhai Naoroji, S.N. Banerjee, G.K. Gokhale, Madan Mohan Malviya, M.G. Ranade and Badruddin Tayebji. They did a lot to arouse the national spirit of the people. तो चूँकि उस समय कई कई नए नए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे, पार्टीज़ बन रही थी, तो उसमें ही एक क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बना उस वक्त। ठीक है, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को अभी की कांग्रेस पार्टी के साथ कंफ्यूज नहीं होगा, ये कांग्रेस पार्टी अलग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अलग पार्टी है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त बनी। हाँ, उसको किसने बनाया था? A.O. ह्यूमे ने बनाया था, जो कि रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे। ठीक है, गवर्नमेंट के वो ऑफिसर थे और रिटायर हो चुके थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाया? 1885 में बनाया उन्होंने। और उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? W.C. बनर्जी बने थे। क्या टारगेट था इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो है ब्रिटिश के जो रूलर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है यहाँ हम लोग इंडियंस का जो डिफ़िकल्टीज़ है और जो डिमांड है यहाँ के लोगों का, क्योंकि अब वो हमारे राजा थे, हम उनकी प्रजा के जैसे थे, तो इंडियंस का जो भी डिफ़िकल्टी और डिमांड था उसके तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना था। यही इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य था कि ब्रिटिश राजाओं की तरफ, ब्रिटिश रूलर्स को बताना कि हम लोग के क्या डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स है, आप इधर ध्यान दें, उसके ऊपर था। ठीक है, तो पहला सेशन जो हुआ, जो उसका पहला सेशन जिसमें लोगों ने मीटिंग की, वो कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, उसके बाद हर साल कांग्रेस का अलग सेशन होता रहा और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग जगह पे होता रहा। कुछ उसके बहुत ही
प्रोमिनेंट लीडर्स, माने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, एस.एन. बनर्जी थे, जी.के. गोखले, मदन मोहन मालवीय, एम.जी. रानडे एंड बदरुद्दीन तायब जी थे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि लोगों के भीतर में नेशनल स्पिरिट लाए, मतलब लोगों में एकता लाए, लोगों में देश के प्रति भक्ति लाए, लोगों में यह समझाए कि यह देश हमारा है, हमें इस देश को बचा के रखना है। ठीक है। Some leaders of the Congress believed in methods of patience and persuasion. They were the moderates or early nationalists, but some leaders like Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai, V.O.C. Pillai felt that strong action was needed to make the British understand their problems and the desire to be free. They were the assertive nationalists or radicals. Bal Gangadhar Tilak declared, "Freedom is by birthright and I shall have it." He wrote against the British in his paper The Kesari. He was arrested many times. कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो धैर्य में विश्वास करते थे कि ठीक है, हम धीरज बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और परसुएट करेंगे, धीरे धीरे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हाँ, हमारी मांगे मानो, हमारी प्रॉब्लम्स को देखो। ठीक है। तो वैसे कुछ जो लीडर्स थे उनको क्या कहा जाता था? मॉडरेट्स या अर्ली नेशनलिस्ट कहा जाता था उनको, कि वो मॉडरेट होते थे, एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाते थे। पर कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो कहते थे कि इस तरह धैर्य बना के रखने से, धीरे धीरे उनको बार बार मनाने से कुछ काम नहीं चलेगा, हम लोगों को कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने होंगे, स्ट्रॉन्ग आंदोलन निकालने पड़ेंगे, तभी ब्रिटिश हमारे प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। ये जो लीडर्स थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे और V.O.C. पिल्लई थे। ये लोग कहते थे कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ब्रिटिश हमारे प्रॉब्लम्स को समझ सके और हमारी जो ये इच्छा है कि हम स्वतंत्र होए, उस इच्छा को भी वह समझ सके। तो ऐसे लीडर्स को क्या कहते थे? एजर्टिव नेशनलिस्ट या रेडिकल्स कहते थे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो थे उस समय वो अपना एक न्यूज़पेपर निकालते थे, जिस न्यूज़पेपर का नाम था केसरी। तो केसरी में उन्होंने क्या लिखा था? फ्रीडम इज़ बाई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं यह पाकर ही रहूँगा, उन्होंने लिखा था। कि वो कहते थे कि हर एक ह्यूमन को फ्री रहना उसका बर्थ राइट है और वह लेके ही रहूँगा। ठीक है। उनको उनके इस तरह के कई भाषण के कारण, उनके आइडियाज़ के कारण कई बार ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट भी किया था। Divide and rule policy. The growing popularity of the Indian National Congress aroused patriotic feelings in the Indian youth. The British realized that they could not suppress the movement anymore. They then thought of the divide and rule policy. As Bengal was the center of nationalist movement, the British decided to divide Bengal into East Bengal for the Muslims and West Bengal for the Hindus. The people were, however, aware that an attempt had been made to divide the people on Hindu-Muslim basis to break the unity. This realization added fuel to the fire raging in patriotic hearts. The opposition gained in strength. When in 1905 the partition of Bengal was announced, people all over the country opposed this decision. क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही पॉपुलर हो रहा था, लोगों के बीचों में बहुत ही वह फेमस हो रहा था, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और उसके कारण जो है, जो इंडियन यूथ थे, इंडिया के जो नौजवान युवक सब थे, युवक युवतियाँ थी, उनके मन में देशभक्ति की भावना पनपने लगी थी। ठीक है। अब ब्रिटिश को यह समझ में आ रहा था कि और वह इंडिया के लोगों को दबाकर और नहीं रह सकेंगे, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन सबको दबाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। तब उन्होंने एक नया पॉलिसी निकाला, एक आइडिया निकाला, डिवाइड एंड रूल। हाँ, सबको तोड़ दो और फिर राज्य करते रहो, ये उनका आइडिया था। ठीक है। वो लोगों ने देखा कि जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, देश के प्रति जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, उन सब का मेन सेंटर कहाँ था? बंगाल था। तो उन लोगों ने प्लानिंग किया कि चलो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल की तरफ ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, तो ईस्ट बंगाल को मुस्लिम्स का एरिया कर देंगे और वेस्ट बंगाल को हिंदूज, नॉन मुस्लिम्स का एरिया कर देंगे, हिंदूज़ का एरिया कर देंगे। लोग समझ चुके थे कि ब्रिटिश का यह अटेम्प्ट हो रहा है कि वह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाएंगे और इस तरह से हमारे देश पे राज्य करते रहेंगे। तो लोग जब यह बात समझ गए तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाले जो मुहावरा है, उसी तरह का वह आग में उसने ईंधन डाल दिया। ब्रिटिश की यह जो पॉलिसी थी, उसने लोगों के मन में जो देशभक्ति की भावना थी, उस आग में ईंधन डाल दिया। और जो है ब्रिटिश के अपोजिशन में जो ये लोग खड़े थे इंडिया के प्रति, वो लोग को और भी स्ट्रेंथ मिला, वो लोग और भी ताकतवर हो गए, उनको बल मिला उनको। ठीक है। 1905 में ब्रिटिश ने अनाउंस भी कर दिया कि चलो हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। तो उस समय जो है सारे जितने भी युवक युवतियाँ थे देश के, उन लोग सब ने
और जितने भी लीडर्स लोग थे वो लोग सब ने अपोज किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। Swadeshi movement 1905 to 1907. To protest against the British divide and rule policy, the people started the Swadeshi movement. In a meeting in August 1905, Indian leaders decided to boycott British goods. The students of Bengal led the way in this movement. Bonfires were lit and British clothes burnt. While people were not allowed to visit shops selling British goods, people started wearing only Indian clothes. The British could not face this movement. They had to abolish the partition of Bengal. क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया, तब जो है उनके ये जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था उसको अपोज करने के लिए इंडियन लीडर्स ने क्या एक मूवमेंट लाया, स्वदेशी मूवमेंट लाया। ठीक है, कि अपने देश के बनी हुई चीज़ों का ही हम इस्तेमाल करेंगे। ब्रिटिश बहुत चालाक थे ना, यहाँ से कपास, कॉटन और जूट वगैरह खरीद के ले जाते थे कम दामों में, और वहाँ उनको कपड़े बना के, मिल में कपड़े बना के लाके यहाँ पे लोगों को ज़्यादा दामों में बेचते थे। तब इसीलिए इंडियंस ने यह डिसाइड किया कि ब्रिटिश द्वारा बने हुए किसी भी गुड्स का, किसी भी सामान का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक मीटिंग हुआ 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अगस्त 1905 में, और उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, हम ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए सामान को बॉयकॉट करेंगे, बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, मना करेंगे। और ये जो आंदोलन हुआ, इसको कौन लीड कर रहा था? इनको बंगाल के स्टूडेंट्स लोग थे, वो लोग ही लीड कर रहे थे कि हाँ हम लोग स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। कई कई जगह बहुत बड़े बड़े बॉनफायर्स किए गए, मतलब जैसे कैंप में आग लगाया जाता है ना, वैसे एक जगह पे जब लोग कैंपिंग करने जाते हैं तो उस तरह के बड़े बड़े आग लगाए गए, और उसमें जो है जितने भी ब्रिटिश ने जो कपड़े बेचे थे इंडियंस को, वो सारे कपड़े जला दिए और लोग अपने बने हुए, देश के बने हुए कपड़े पहनने लगे। ठीक है, और लोगों को ब्रिटिश की दुकानों में भी जाने को मना किया जाने लगा कि नहीं, ब्रिटिश की दुकानों में नहीं जाना है। ठीक है, ब्रिटिश इस मूवमेंट का सामना नहीं कर पाए, स्वदेशी मूवमेंट का ब्रिटिश सामना नहीं कर पाए, जो कि 1905 से 1907 तक चल रहा था। और फिर उनको रोकना पड़ा। क्या रोकना पड़ा? वो जो बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, यह उनको रोकना पड़ा, वह पार्टीशन नहीं कर पाए। The revolutionaries. Some people believed that violence should be fought with violence. They were called revolutionaries. Khudiram Bose, a 14-year-old boy, was hanged by the British for revolutionary activities. Revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Veer Savarkar, Sukhdev, Ram Prasad Bismil, B.K. Dutt, Jatin Das, and Ashfaqullah Khan joined the struggle. Many of them laid down their lives for the sake of motherland. Some people went to foreign countries to win support for India's struggle. Madam Bhikaji Kama went to Geneva and started a paper called Vande Mataram. Maulana Barkatullah and Raja Mahendra Pratap went to Kabul and guided the freedom movement from there. The people from Punjab who had settled in America formed the Ghadar party to help the revolutionaries in India. In 1914, World War I started. Many Indians helped the British government in the hope that they would be granted freedom. But the British government used this opportunity to strengthen their hold on India. They made strict laws and used an iron hand to apply them. Many revolutionaries were imprisoned, hanged, or exiled. But their heroic deeds inspired many generations of Indians. ठीक है, अब रेवोल्यूशनरीज की बात हो रही है, क्रांतिकारियों की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं, ब्रिटिश हमारे साथ हिंसा कर रही है, हमारे साथ मारपीट कर रही है, तो हम लोग अभी उनके साथ मारपीट करके ही लड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, उनको क्रांतिकारी कहते थे। इसमें 14 साल का एक लड़का था खुदीराम बोस, जो कि उसने बहुत सारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ की थी। कई जगह ब्रिटिश के एरियाज़ में वो बम लगाया था, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा था, इसीलिए उसे क्या किया गया, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। ठीक है, इसी तरह और भी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, वीर सावरकर थे, सुखदेव थे, राम प्रसाद बिस्मिल, B.K. दत्त, जतिन दास और अशफाकुल्ला खान थे। ठीक है, तो ये सारे थे, वो लोग भी ये क्रांतिकारियों के साथ संघर्ष में साथ में जुड़ गए थे और स्ट्रगल में लग गए थे। वो लोग भी क्रांतिकारी थे। उनमें से कई ने अपने प्राण गंवा दिए अपनी देश भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए वो लोग अपने प्राण गंवा दिए। ठीक है, कुछ लोग जो थे वो विदेश गए, है ना,
विदेश के अन्य देशों में गए ताकि लोगों को वहाँ बता सके कि ब्रिटिश हमारे देश में कैसे कर रहे हैं और दूसरे दुनिया के लोग उनको सपोर्ट करें और ब्रिटिश को फोर्स करे कि वह इंडिया को छोड़कर चले जाए। ठीक है, इसी में एक मैडम भीकाजी कामा थी जो कि कहाँ गई, जेनेवा गई और उन्होंने वहाँ पे एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जैसे क्या कहते हैं वंदे मातरम नाम से एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप जो थे ये दोनों काबुल गए और वहाँ से उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट शुरुआत किया। वहाँ से वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ अपोज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इसी तरह पंजाब के कुछ लोग थे जो कि अमेरिका में सेटल हो चुके थे, उन पंजाबियों ने वहीं पे अमेरिका में एक गदर पार्टी बनाई और वो लोग वहीं से इन क्रांतिकारियों को मदद करते थे, इनको फंड्स भेजते थे ताकि यह अपने जो भी वेपन्स है, जो भी हथियार है उसका इंतज़ाम कर सके। ठीक है, 1914 में 1914 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो ब्रिटिश ज़बरदस्ती इंडियन सिपाहियों को लेने जाने लगे कि वह वर्ल्ड वॉर 1 में उनका साथ दे। ठीक है, बहुत सारे इंडियन सोचे कि हाँ ठीक है, अभी अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 में विश्व युद्ध 1 में अगर ब्रिटिश का साथ दे तो वो शायद हमारे देश को स्वतंत्र कर दे, पर ऐसा नहीं था। ब्रिटिश ने इसमें भी चालाकी की। जब उन्होंने देखा कि हाँ इंडियंस अब उनका थोड़ा सहयोग कर रहे हैं तो वो इंडियंस के साथ और स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज और भी बना दिए, कई स्ट्रिक्ट कानून बना दिए और आयरन हैंड यूज़ किया उनको अप्लाई करने के लिए। मतलब जो लोग उन लॉज को मानने को तैयार नहीं थे उनके साथ मार पीट सब कुछ होने लगा, उन्हें जेल भेजा जाने लगा। मतलब बहुत ही सख्ती से अपने नियम मनवाने पे वह तुल गए। ठीक है, कई क्रांतिकारियों को जेल भेज दिया गया या फिर फांसी पे लटका दिया गया या एक्साइल्ड में, हाँ एक तरह का वनवास जो बोलेंगे, वन में तो नहीं दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में उनको भेज दिया गया कि वो वहीं रहें, इंडिया नहीं आने दिया जाए। पर ये सारे जो क्रांतिकारी थे इनके जो हीरोइक डीड्स, जो हीरो जैसे इन्होंने काम किए उसके कारण जो है आगे आने वाली जो इंडियंस की पीढ़ी थी उनको उसको बहुत प्रेरणा मिली और इस तरह इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम चलता रहा और फाइनली इंडिया को फ्रीडम मिल ही गया। ठीक है, तो आपने पढ़ा कई क्रांतिकारियों के बारे में, मॉडरेट्स के बारे में, एजर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में कि किस तरह फ्रीडम स्ट्रगल हमारा आगे बढ़ता रहा। इस तरह आपका ये 18th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, SST स्टैंडर्ड 5 का 18th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।